हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब खुश होंगे। दोस्तों, फिर से मैं आपको वही बात कहूँगा कि ये सेटअप तो आपको बहुत ऑर्डिनरी दिख रहा होगा। ये सेटअप तो दिख रहा होगा कि कोई ज़्यादा ख़ास सेटअप नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है वो बहुत ही ख़ास और बेहतरीन होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाली है दोस्तों। मैं जो आप तक आज पहुंच रहा हूं, वो बहुत सारे प्रॉफिट और लॉसेस कराने के बाद आपके पास पहुंच रहा हूं और बता रहा हूं। ठीक है? तो अब आप टेस्ट करेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो एक जनरलाइजेशन से शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहली जनरलाइजेशन लोगों के अंदर ये होती है ट्रेडिंग करते वक्त कि लोग अपना रूटीन वर्क, या लोग जो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, या लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं, उससे हटकर लोग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर भी लोग, या ऑप्शंस, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ, या मैं ऑप्शंस के मार्केट की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव के मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर भी लोग वही वैल्यूज़, वही मूल्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो वैल्यूज़ और मूल्य उनके रेगुलर काम, रोज़मर्रा के कामों में जो रहती है। जैसे कि डेडिकेशन, जैसे कि हार्ड वर्क, जैसे कि डिसीजंस, जैसे कि राइट और रॉन्ग। ठीक है? वो सोचते हैं कि अगर डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेली अगर बैठेंगे चार्ट पे, मेहनत करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे, काटेंगे, ठीक है, और हार्ड वर्क करेंगे, एकदम स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करेंगे, और वो ऑर्डर्स लगाएंगे, काटेंगे, ठीक है, और वो चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही अलग खेल है, बिल्कुल ही अलग खेल है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, तो पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस, और जो 11th हाउस है, उससे ट्रेडिंग डिसाइड होती है। ये आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, ये आपकी ट्रेडिंग का भी हाउस है। 11th हाउस अचानक गेन का हाउस है, अचानक बड़े लाभ का हाउस है। वो उससे नहीं डिसाइड होती, आपका जो तीसरा पराक्रम है, और इससे नहीं डिसाइड होती। ये पराक्रम का खेल नहीं है दोस्तों। पराक्रम सिर्फ इतना ही है कि आप जोखिम ले सकते हो, बस रिस्क ले सकते हो। उसके बाद कोई पराक्रम नहीं है। उसके बाद तो मार्केट पराक्रम करेगा आपके साथ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसके अंदर जो महत्व है, जो मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। एक, जो पहली चीज़ है वो है टाइमिंग का। टाइमिंग का दोस्तों, टाइमिंग का। और दूसरा महत्व है पेशेंस का। पेशेंस और टाइमिंग वन इन द सेम थिंग है। एंड अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप सही टाइम तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज सही टाइम तक नहीं पहुंचोगे। अब मैंने क्यों कहा टाइमिंग का, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो टाइमिंग का दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि आप पैसा सिर्फ तभी बना सकते हो जब बहुत सारे लोग पैसा खोने के लिए तैयार हों। हार्ड फैक्ट है दोस्तों, बट ये सही है। आप पैसा तभी बना सकते हो जब बहुत सारे लोग पैसा खोने के लिए तैयार हों। इसी को स्टॉप लॉस हंटिंग कहा जाता है। जब बहुत सारे लोग पैसा खोने के लिए तैयार होंगे तभी लिक्विडिटी जनरेट होगी मार्केट में, जिसको आप हंट करोगे। इट्स अ फैक्ट। मार्केट इज अ जीरो सम, ऑप्शंस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट इज अ जीरो सम गेम। ये एक जीरो सम गेम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोगे और आप हीरो आप बना लो। मैं बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा इस बात को, जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूँ। तो जब लोग, बहुत सारे लोग पैसा अपना खोने के लिए तैयार होते हैं ना, आप तभी पैसा बना सकते हो, और वही टाइम आपको देखना आना चाहिए। अब इसमें कोई डेडिकेशन का महत्व नहीं है, इसमें टाइमिंग का महत्व है और पेशेंस का महत्व है। जिस जिस इंसान के अंदर सबसे पहले पेशेंस, दूसरा टाइमिंग जज करना, और तीसरा थोड़ा सा रिस्क लेने की भी क्षमता होना, थोड़ा, मतलब बहुत हो तो और अच्छी बात है। इन दोनों के बाद, अगर इन दोनों के बाद बहुत हो तो सोने पे सुहागा है। बट अगर थोड़ा भी होगी ना, तो भी वो कम आ जाएगा, तो भी वो कम आ जाएगा। थोड़ा कहने का मतलब, वो जो प्रीमियम चुन रहा है, या वो जो लॉट ले रहा है, वो लॉट वो लॉट 12,000 का लॉट नहीं है, वो 2,000 का लॉट है, 1,500 का लॉट है, तो भी वो कम आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि
जब बहुत सारे लोग पैसा खोने के लिए तैयार हो तब आप कमाते हो, ज़ाहिर सी बात आप समझ भी गए होगे। बट मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग के अंदर जो मेन जो करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर ही परब्रह्म है। डेरिवेटिव मार्केट के अगर मैं कहूँगा तो ऑपरेटर ही परब्रह्म है। कई लोग होते हैं, मेरा एक दोस्त है, जब भी मैं उसे याद करता हूँ तो मेरी हंसी छूट जाती है। वो अपने आप को कहता है कि वो क्लेम करता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सीख गया हूँ और मैं तो बहुत ज़बरदस्त पैसे लगाऊंगा और बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाऊंगा और ये वो, और लॉस भी होता है उसका, ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप कभी रह ही नहीं सकते। ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दो दोस्तों, ट्रेडिंग तो कॉन्फिडेंस होकर खेलने वाला भी गेम नहीं है। मैं आपको ये बात सीधी और स्पष्ट कह रहा हूँ। ट्रेडिंग एक कैलकुलेशन का गेम है। इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास हो तो आप गजब का पैसा बना लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं वही बता रहा हूँ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, आत्मविश्वास, ठीक है। और जो भी 5-6 वैल्यू हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में काम करती हैं, वो ट्रेडिंग में कभी भी काम नहीं करती। बेचकर आ जाओ इन सारे मूल्यों को अगर आप ट्रेडिंग के लिए बैठे हो तो। सही मूल्य को ही सिर्फ अपने साथ में रखो, राइट वैल्यूज़ को रखो। अब देखो, मैं इसकी ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक गांव था, जब मैं गांव कह रहा हूँ तो मैं कंट्री का रेफरेंस दे रहा हूँ। एक गांव था जहाँ पे सोने की कीमत 100 रुपये प्रति ग्राम थी, ठीक है। तो एक व्यापारी था, वो उस गांव में गया। अब व्यापारी का लक्ष्य ये था कि भाई उस गांव से उसे सोना खरीदना है, ठीक है। तो उसने क्या करा, सोना खरीदना शुरू करा। अब उसने जो खरीदारी शुरू करी वो छोटी छोटी किस्तों में शुरू करी, क्योंकि उस व्यापारी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर वो एक बार में खूब सारा पैसा लगा देता तो सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। जो कि सही नहीं होता, जो कि सही नहीं होता, क्योंकि उसे महंगी रेट पे सोना खरीदना पड़ता नहीं। तो उसने क्या करा, उसने सोना छोटी छोटी किस्तों में खरीदना शुरू करा, ठीक है। तो जब उसने थोड़ा सा सोना खरीदा, सपोज 100 लोग थे खरीदने के, फिगर ले लेते हैं, तो जब वो भी ऐड हो गया तो भाई जब 100 लोग थे वो भी ऐड हो गया, तो भाई सोने की कीमत जो थी वो 102 पहुंच गई। अब उसने एक अच्छी खासी क्वांटिटी का सोना खरीद लिया था, 100 रुपये पे था पहले, उसने धीरे धीरे खरीदा, बट एकदम से उसने हल्की सी क्वांटिटी बढ़ाई तो वो 102 हो गया, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो लोगों के साथ मर्ज कर गई, जो डेली डिमांड आ रही थी उसके साथ मर्ज कर गई और सोने की कीमत 102 पहुंच गई। जब 102 पहुंच गई तो उसने क्या करा, अपनी होल्डिंग में से थोड़ा सा सोना बेच दिया। बेचा तो उसे पता नहीं था, वो हल्का सा 100 रुपये से नीचे गिर गई, वो 98 आ गई। अब जैसे ही 98 आई उसने फिर से खरीदारी करी, और खरीदारी करके सोना फिर 100 रुपये पे आ गया। फिर 100 रुपये पे कुछ खरीदारी करी तो सोना 102 पे चला गया। फिर जब 102 पे गया फिर उसने बेच दिया, और बेचकर वो फिर दोबारा से 100 पर आ गया, और 198 पे भी चला जाता। जैसे ही 98 पे जाता तो फिर खरीदारी करके 100 पे ले आता। उसका लक्ष्य था सोने को 100 रुपये पे रखना है। बट ऐसा करते करते ना उसने बहुत सारी खरीदारी कर ली। मेरी बात आप ध्यान से समझ रहे हैं? यही जो होता है, जो आपको साइडवेज ग्राफ दिखता है ना, वो मैं आपको इमेजिन करवा पा रहा हूँ, ठीक है। चार्ट में साइडवेज ग्राफ जो है वो इमेजिन करवा पा रहा हूँ कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या करा कि गांव वालों के ने डर का फ़ायदा उठाया। गांव वाले सीधे साधे लोग होते हैं, रिटेलर्स सीधे साधे लोग होते हैं। तो उसने उसने ना उनके डर का फ़ायदा उठाया, और उसने ना क्या करा, उसने बोला कि सोने का दाम तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो गांव वालों ने क्या करा कि हाँ यार, सोने का दाम तो बढ़ नहीं रहा, तो बहुत सारे गांव वाले आ गए और बहुत सारे गांव वालों ने अपना गोल्ड बेच दिया। जब बहुत सारा गोल्ड बिका तो एकदम से कीमत ना नीचे डिप हुई। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बात सुनने के बाद आप ना 10 दिन 15 दिन का चार्ट देख लेना, आपको समझ में आएगा कितनी मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। तो जब उसने खबर फैला दी तो सोने की कीमत क्या हुई, डिप डाउन हुई, ठीक है। तो जब डिप डाउन हुई सोने की कीमत, तो उसने भारी मात्रा में सोना खरीदा, क्योंकि उसको पता है कि इतनी डिमांड सोने की हर दिन यूजुअली है कि सोने की कीमत 100 रुपये पे रहेगी, क्योंकि बहुत समय 100 रुपये पे थी। तो सोने की कीमत डिप डाउन हो गई 90 रुपये, उसने 90 रुपये पे दबा के सोना खरीदा, ठीक है। दबा के सोना खरीदा, अब उसके पास सोना अच्छा खासा हो गया, ठीक है। अच्छा खासा हो गया, तो अच्छा खासा होने के बाद अब भाई वो तो व्यापारी है, उसने खबर फैला दी
कि पड़ोस के गाँव में या पड़ोस के जो गाँव हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि भाई सोने की कीमत जो है वो बढ़ रही है, ठीक है? भाई सोने की माँग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सोने की कीमतें बढ़ रही है। तो भाई जैसे ये खबर इस गाँव में फैली तो भाई बहुत सारे लोग सोना खरीदने के लिए आ गए। जब सोना खरीदने के लिए आ गए ना तो उसने अपनी सप्लाई बंद कर दी। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, कभी भी ऑपरेटर खुद से कीमत को शूट आउट नहीं करता। हमें लगता है कि ऑपरेटर बाइंग करता है और कीमत शूट आउट हो जाती, नहीं, खुद से कीमत को शूट आउट नहीं करता यूजुअली। उसने क्या करा अपनी, और ये ना इन्वेस्टमेंट के लिए भी लागू होता है, ठीक है? तो उसने क्या करा, अपनी सप्लाई बंद कर दी। जब उसने अपनी सप्लाई बंद कर दी तो अब एक बात बताओ, गाँव का सब बहुत सारा सोना वो खरीद चुका है, लगभग बहुत सारा सोना खरीद चुका है वो। गाँव में अब सोना ही नहीं है, और सोना है तो बहुत कम लोगों के पास है। जब ये खबर फैली तो भाई बहुत से लोग सोना खरीदने के लिए आ गए। अब जब सोना खरीदने के लिए आ गए और सोना बेचने वाले नहीं है, तो जब खबर फैलती है ना, जब परसेप्शन बनता है, तो वो लोग भी आ जाते हैं जो सोने के अंदर डील नहीं करते। अब यूजुअली अगर 100 लोग खरीद रहे थे, अगर खबर फैलाई जाएगी तो 1000 लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए, और सोना मुश्किल से 20-30 लोगों के पास है, और बहुत कम मात्रा में है क्योंकि उन्होंने तो बेच दिया था। जब उन्होंने सुना था कि भाई सोने की कीमत बढ़ नहीं रही, तो उन्होंने तो बेच दिया था उस टाइम। तो क्या हुआ कि भाई 1000 लोग आ गए और सोना है ही बहुत कम लोगों के पास, तो कीमत ना एकदम से शूट आउट होती है। ये ऑपरेटर कभी नहीं करवाता। ये डिमांड और सप्लाई, जो लिमिटेड सप्लाई होती है, डिमांड एंड लिमिटेड सप्लाई की वजह से होती है। डिमांड उसे पैदा करनी होती है और सप्लाई को वो बंद करता है ताकि सप्लाई लिमिटेड हो जाए। तो सप्लाई लिमिटेड थी, तो भाई कीमत एकदम से शूट आउट हुई। जब शूट आउट हुई ना, जब कीमत सीधा 90 से 180 चली गई, तब उसने क्या करा, थोड़ा सा अपना सोना बेचा, ठीक है? और फिर कीमत 180 से अगर 1-2 रुपए नीचे आती और हल्का सा खरीद लेता, फिर वो बढ़ जाती, फिर वो बेचता। अब सोना जब उसने बेचा ना, तो मैं जब थोड़ा सा कह रहा हूं, तो आप याद करो जब वो खरीद रहा था तब 100 लोग थे गांव में खरीदने वाले। अब जब वो बेच रहा है तो 1000 लोग हैं, तो यानी कि जितनी उसने खरीदारी करी थी ना, उसकी 10 गुना क्वांटिटी भी डिस्पोज करेगा ना वो मार्केट में, तो आराम से खप जाएगी। अब उसे कंजम्पशन में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो गई, तभी तो 180 चला गया भाई, तभी तो 180 चला गया। तो उसने अपना 10 गुना सोना डिस्पोज करा भाई, लोगों ने खरीद लिया 180 पे, आराम से खरीद लिया। अब फिर थोड़ी सी स्थिर हुई, तो स्थिर हुई तो वो सोना के दाम गिर गया, वो 178 175 चला गया। अब जब स्थिर हुई ना, तो उसने फिर से थोड़ा सा खरीद लिया, थोड़ा ही खरीदेगा वो, थोड़ा सा खरीद लिया क्योंकि परसेप्शन अभी भी बना हुआ है। थोड़ा सा खरीद लिया, और थोड़ा सा खरीद लिया तो फिर सोने की कीमत 182 चली गई, फिर उसने डिस्पोज करा। वो खरीदेगा थोड़ा सा बट डिस्पोज करेगा 10 टाइम्स, क्योंकि जब उसने खरीदा था तब 100 के रेट पे खरीदा था। अभी मार्केट में इतनी गर्म हवा फैली हुई है कि 1000 हैं लोग लेने वाले, और जब 182 चली गई तो और ज़्यादा लेने वाले लोग हो गए, तो उसने 10 टाइम्स डिस्पोज किया, ठीक है? इस तरह से करते करते, जब मैंने पहले आपको जो बताया था, ठीक है, वो था एक्यूमुलेशन फेज, जब वो खरीद रहा था। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, जब वो बेच रहा है, ठीक है? 1 मिनट देना मुझे थोड़ा सेटअप। तो बेच रहा है वो, ठीक है, और लोग खरीद रहे हैं, तो इस तरह से कीमत जो है, वो सोने की कीमत जो है जब वो गिरती वो फिर उठा देता। 1 सेकंड देना, वो कीमत फिर उठा देता। फिर उसने एक बार बोल्ड मूव लेके, जब उसके पास जितनी भी क्वांटिटी बची थी, उसका जो भी डिसीजन था, उसने बोल्ड मूव लेके एक बार अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी और उसका दाम एकदम से पहुंचा दिया 185 190। अब जब लोगों ने देखा तो जिनके पास सोना था वो लोग भी खरीदने के लिए दौड़ कर आ गए, और जिनके पास नहीं था वो तो और भी दौड़ कर आ गए। तो जब दौड़ कर आ गए तो डिमांड जो 1000 थी वो एकदम से बढ़ के 5000 हो गई। ये ना बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो मैं जो 5000 कह रहा हूँ आपको ज़्यादा लग रहा होगा, इससे भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। जो अफवाह होती है ना, वो एक्सपोनेंशियली फैलती है। वो कभी भी लीनियर नहीं फैलेगी, एक आदमी से एक आदमी तक नहीं जाएगी, एक आदमी से 10 20 100 फिर उससे भी 10, एक्सपोनेंशियली फैलती है। तो भाई जब बहुत लोग आ गए, 5000 आ गए, तो उसने अपनी 80% क्वांटिटी डिस्पोज कर दी, खट से बेच दी, ठीक है, क्योंकि लोग उतने आ गए थे। जब उसने बेच दी, बेचने के बाद 20% क्वांटिटी बची, अब उसने कर दी, अब उसने क्या कर दी, अब उसने कर दी सप्लाई बंद। जब उसने सप्लाई बंद कर दी भाई, बहुत लोगों के पास सोना पहुंच गया,
बहुत लोगों के पास सोना पहुंच गया, अब सबका पेट भर गया। अब भाई सोने की जो मांग है, भाई लोगों ने तो खरीद लिया ना, एकदम से आ गए थे सारे लोग खरीदने के लिए। लोग लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, हमेशा ध्यान रखना ये। लोग लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। तो एकदम से आ गए थे, एकदम से लोगों ने खरीद लिया। अब जब लोगों ने खरीद लिया, उसने क्या करा, सप्लाई बंद कर दी, डिमांड बंद कर, मतलब अपनी तरफ से सप्लाई चला रहा था, डिमांड चला रहा था, वो बंद कर दी। अपने हाथ जब उसने रोक लिए तो क्या हुआ, अब थोड़े से लोग आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि वो तो जब नीचे गिरता था वो तो खींच लेता था ना उसको। जब नीचे गिरता था तो वो क्या नाम है, डिमांड क्रिएट कर देता था, जब ऊपर ज़्यादा सप्लाई कर देता था। तो अब उसने रोक दिया है, तो अब थोड़े से लोग आए लेने के लिए। अब जब थोड़े से लोग आए तो बहुत लोगों के पास सोना है। भाई कई लोग जो लेते हैं वो इसलिए भी लेते हैं कि उन्हें अगले ही हफ्ते बेच देना है और उनको मुनाफा कमा लेना है, 1 महीने के बाद बेच देना, 2 महीने के बाद बेच देना है। कई लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल का व्यू लेके करते हैं, 8 महीने का व्यू लेके करते हैं। भाई लोग जब आ रहे हैं थोड़े, तो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई लोग तो थोड़े हैं और सोना तो बहुत है, सब लोग कहेंगे हमें भी देना है, हमें भी देना है। सोने की कीमत गिरती गई, मतलब 175 आई, 170 आई, 160 आई, 165 आई। जैसे जैसे वो गिरती जाएगी वैसे वैसे लेनदार भी कम होते जाएंगे, और लेनदार कम होते होते वापस वहीं 100 जो उसका यूजुअल बिहेवियर था वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो फिर दोबारा से, उसने तो बहुत मोटा पैसा कमा लिया है, वो दोबारा से वो साइकिल शुरू करेगा, और वो दोबारा से आएगा और वो छोटी छोटी किस्तों में गोल्ड खरीदना शुरू करेगा। मुझे अब एक बात बताओ दोस्तों, इसके अंदर कहाँ से रिटेलर कमा लेगा? मुझे आप एक बात बताओ, कहाँ से कमा लेगा? आप कह रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़बरदस्त, मैं ट्रेडर हो गया हूँ, तो आप किसी सोर्स पे ही होगे ना। आपका कोई सोर्स होगा, आप आंख बंद करके बटन दबा के एंट्री करोगे और एग्जिट करोगे और प्रॉफिट कमा लोगे क्या? आपका कोई तो सोर्स होगा, आपका कोई प्रिंसिपल होगा, आपका कोई ढांचा होगा। आप जो टेक्निक को देख के लगा रहे हो, उसको तो वो देख के लगा ही नहीं रहा, वो तो डिमांड क्रिएट कर रहा है, वो तो परसेप्शन बना रहा है लोगों का। तो जो परसेप्शन बना रहा है, भाई आप 5,000 करोड़ रुपए लेके नहीं बैठे, ठीक है? 5,000 करोड़ रुपए लेके वो बैठा है, वो गॉड है, आप गॉड नहीं हो। आप नहीं सोच सकते, आपको सोचने का कोई हक नहीं है कि मैं तो जो ट्रेड लगाऊंगा वो एकदम प्रॉफिटेबल ही होगा, एकदम एकदम अदम्य साहस और कॉन्फिडेंस लेके चलो। ये आपका गेम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ रिटेलर हो। तो आप हमेशा समझो कि मैं मार्केट से कमज़ोर हूँ, और आपको अपनी जो सोच रखनी है एक चूहे की रखनी है। जैसे चूहा होता है एक बहुत बड़ा पीस ऑफ चंक है, भाई शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा पीस ऑफ चंक है। 5.2 5.3 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। आप देखो एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखो, एवरीडे का कारोबार की लिस्ट आती है। तो उसके अंदर अगर 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ भी एक दिन का निकाल रहे हो तो वो बहुत छोटा सा पीस है। तो आप जैसे शेर के पास एक बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ है और एक छोटा सा लेके टुकड़ा लेके भाग के निकल रहे हो, बस यही आप कर सकते हो। रिटेलर की यही रियलिटी है, और ऐसा कर करके ही रिटेलर बड़ा बन सकता है एक दिन, समझ रहे हो, और एकदम ताकतवर रिटेलर बन सकता है। बट अगर आप ये कॉन्फिडेंस में होगे तो भाई वो तो परसेप्शन बिल्ड कर रहा है। आज आप परसेप्शन में नहीं फंसोगे, कल आप परसेप्शन में नहीं फंसोगे, परसों नहीं फंसोगे, एक दिन तो आप फंसोगे। जिस दिन आप फंसोगे उस आपका जितना भी कमाया हुआ है पूरा पैसा ले जाएगा वो, समझ रहे हो? क्योंकि आप बार बार लगा रहे होगे और कीमत बढ़ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, बस आप उसको बढ़ा दोगे। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। आप इंसान हो, मशीन नहीं हो सर। आप इंसान की तरह ही सोचोगे, और वो उनके अपने मॉडल्स हैं, प्राइसिंग मॉडल ऑलरेडी जो कंप्यूटर में प्री डिज़ाइंड है। आज वो कौन सा लगाने वाले हैं ये उनको पता है, और वो लगाने वाले उस लेवल पे हैं जिस हिसाब से उन्होंने परसेप्शन बनाया है। तो मार्केट में आप तभी कमा सकते हो दोस्तों, जब बहुत से लोग अपना पैसा लूज़ करने के लिए तैयार हों। अगर लोग लूज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप नहीं कमा सकते, या फिर आप खुद भी उन श्रेणी में होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पैसा देने के लिए गए होगे, समझ रहे हो? इसके अंदर बहुत सारी थियरीज़ भी हैं, ठीक है? डैनियल कामन की थियरी है, पॉल स्लोविक की थियरी है, प्रोस्पेक्ट थियरी, ह्यूरिक थियरी, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जिसके ऊपर नोबेल प्राइजेस भी मिले हुए हैं, और जो डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर जिस थियरी के ऊपर मॉडल बनते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और आगे चल के मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बताऊंगा कि किस तरह से देखकर आप मार्केट में ये डिसाइड कर सकते हो कि आज का दिन मेरा बढ़िया है
और आज का दिन मेरा जो फ़ियर और ग्रीड मेरा मुझे परेशान नहीं करा। और एक और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ फ़ियर और ग्रीड, ये मार्केट के 2 बहुत बड़े पहलू हैं, जिसके ऊपर इंसान का लॉस और प्रॉफ़िट होता है। इसके ऊपर भी हम अलग से सीरीज़ बनाएँगे। तो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आगे सीरीज़ आएगी और आप वो भी देखें और इसी तरह सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए बहुत-बहुत आभार दोस्तों। बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।